के नहीं जा सकता। वादा किया था अपने भाई से मैंने, इन लोगों से, इस कबीले से। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के बाप के साथ यहाँ बैठी हुई और रात के इस पैर। ये दुपट्टा नीचे झाड़ियों में मिला खान जी, और साथ ही खून के निशान भी। खान जी यहाँ का चपा चपा छान मारा, लेकिन बानो बीबी का कोई सुराग नहीं मिला। सरबुलंद लाला और सौराब लाला हवेली आ गए हैं, मगर बानो बीबी नहीं है उनके साथ। क्या मतलब? भाईजान, मैंने कल बानो बीबी को बाहर बैठे हुए देखा तो बहुत गुस्से में थी वो। जी हमने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा है, बीबी जी का कहीं पता नहीं चल रहा। हाँ जी, औरतें वहाँ जाती तो नहीं है, लेकिन हम अस्तबल से भी हो आए। 1000 लोगों की जिम्मेदारी है मुझ पर, क्या करूं? हाँ, भाग जाओ, सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कहाँ बैठी थी? बाहर बाग वाली तरफ रो रही थी बहुत ज्यादा। शायद सरबुलंद लाला से कोई झगड़ा हुआ था उनका, शायद गुस्से में हवेली से बाहर निकल गई। कहाँ गई होगी? मुंह बंद रखो, यहीं गई होगी। बीवी हौसला रखें। तुमने जाके देखा है? रात के इस पैर आप हवेली की नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं लाला? तिब्बत करता। जो तुम समझेगी वैसा। जान, ये क्या किया? कोई मसला नहीं, इधर ही उधर ही। एक मिनट बस, कोई नहीं, बस सबर से इधर उधर उधर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इधर ही। तुम्हें जरा सा भी कुछ होता है मेरी जान निकल जाती है। आपको मैं इतनी प्यारी हूँ लाला? तुमसे ज्यादा, तुम्हारी सोच से ज्यादा ही तुम मुझे प्यारी हो, मेरी जान तुम। बानो बीबी का कहीं पता नहीं चल रहा। तो कहाँ गई बानो? तुम लोग को आराम करने के पैसे दे रहे हैं? अगर आज अगर बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हौसला रखो सौराब लाला। ये प्रैक्टिकल नहीं है, मगर ये बाकी की सारी बातें हैं। मैंने पहले भी कई बार तुम्हें प्यार से समझाया है। थोड़ा सा तुम जज्बाती हो। मैं जज्बाती बात नहीं करी, सिर्फ तुम खुद यहाँ से दूर जाना चाहते थे। तुमने नहीं मानी मेरी बात, लेकिन आज माननी पड़ेगी। बचपन से यहाँ पे कौन देखेगा, कौन संभालेगा? इस खून खराबे से, इस दुश्मनी से हम कहीं। ये सरदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी। उन्हें हर बारीकी का पता है, हर ऊंच नीच का पता है, हर पल। आगा जी के हयात के टाइम से वो हर मामला, हर चीज नहीं पूरे करने। तुम्हारी मेरी इतने ख्वाब थे ना तुम्हारे। मैं किताबें देखी हैं मैंने, बीमार होते जा रहे हो तुम। दिन ब दिन अपनी हालत देखो, पर मुझे कुछ भी ठीक होता नहीं नजर आ रहा। बच्चे भरी खुशियों से भरी इस दुश्मनी, इस सबसे इतने सालों से नहीं रुका। तुम्हें क्या लगता है कि अब रुक जाएगा, अब खत्म हो जाएगा? तो और कुछ अजीज नहीं है मुझे सरबुलंद, तुम मेरी कुल कायनात। शहर जा रहे हैं, वहां मैं बीजान को भी बता दूं। क्या करूं? हाँ, सरदारों की बेटी, मगर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता मानो। सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। खान का गैरतमंद खून दौड़ है मेरे। सरदारों की बेटी,
अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भाग कर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ोराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ोराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेर दिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ोराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ोराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबुलंद की वालदा को उसे ये बताती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबुलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ोराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ोराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर
उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ुराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब सरबुलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने कि क्या मामला है और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भाग कर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ुराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ुराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर
وہ سربلند کی والدہ کو اسے یہ بتاتی ہے کہ بانو بیوی کہیں نہیں مل رہی۔ جب وہ یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر سربلند انہیں سمجھاتا ہے کہ ابھی آپ کا ٹینشن لینے کا بالکل بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بولتا ہے کہ اب بانو یہیں پر کہیں ہوگی، تم ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لو، اور پھر وہ اپنی والدہ کو اندر بھیج دیتا ہے، اور پھر وہ خود کہیں اور چلے جاتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زوراب کی بیوی وہاں پر آتی ہے، اور پھر وہ یہ بولتی ہے کہ بانو کہیں نہیں مل رہی۔ زوراب اس طرح دکھاوا کرتا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کا نہیں پتہ، اور پھر وہ یہ بولتا ہے کہ وہ بی جان کی طرف گئی ہوگی، ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لینا تھا۔ تو پھر اس کی بیوی یہ بولتی ہے کہ نہیں، ہم نے ہر طرف دیکھ لیا ہے، شیری نے اور میں نے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ تو پھر زوراب اس طرح دکھاتا ہے کہ اسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، اور پھر وہ اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس بات کو چھپانے کے لیے، اور پھر وہ وہاں پر جا کر ملازموں کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اس کے اوپر نظر کیوں نہیں رکھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند وہاں پر آ کر اسے سمجھاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر غصہ نہ کریں، اور پھر وہ ملازموں کو وہاں سے بھجوا دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے خود بات کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ان کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر شیری بھاگتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نوکرانیوں والی سائڈ پر جہاں پر ہم رہتی ہیں وہاں پر بانو بی بی کے کان کی بالی ملی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زوراب سربلند کو اشارہ کرتا ہے، اور پھر وہ دونوں اس سائڈ پر چلے جاتے ہیں دیکھنے کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر ادھر جا کر گارڈ سے تفتیش کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر اس قسط کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیرے ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بانو اور سربلند کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بانو سربلند کو یہ کہتی ہے کہ اب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور شہر کے اندر جا کر آرام سکون سے اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر سربلند اسے یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، کیونکہ میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اور میں ان ذمہ داریوں کو بھاگ کر سیدھا تم سے شادی کرنے کے بعد وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے دو، میں نے مدثر کے قاتل کا بھی پتہ لگوانا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی اسی طرح بحث چل رہی ہوتی ہے، تو پھر بانو کافی ناراض ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ اب میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، اور پھر وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند بھی کافی بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر اسے سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ چلو میں بعد میں اس سے بات کر اسے سمجھا لوں گا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بانو باغ کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ فارے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر وہ رو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کسی کے چلنے کی، تو پھر بانو کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں پر جانے لگتی ہے۔ وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ گھر موجود ہے، اور وہاں پر اس کے زوراب لالا کا کوئی آدمی بھی کوئی دور سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ملازمہ شیری ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر اندر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کسی شخص سے اندر جا کر بات کرنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بانو جب اندر جاتی ہے تو پھر کباڑ پڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ سائڈ پر دیکھتی ہے کہ ایک دروازہ ہے، اور پھر وہ دروازے کے ساتھ جا کر کان لگا دیتی ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے زوراب لالا اور وہ ملازمہ شیری ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کا اس سے یقین اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ یہ بھی بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے پیچھے کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں، اور میں آپ کے پیچھے جان دے بھی سکتی ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ جس طرح آپ کے کہنے پر میں نے شیر دل لالا کو زہر بھی دیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بانو کی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے پیروں تلے زمین ہل جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ مزید باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بانو دروازہ توڑتی ہے، اور پھر وہ اندر چلی جاتی ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر وہ دونوں ہی بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ بانو آ کر سب سے پہلے ان دونوں کو یہ کہتی ہے کہ آپ دونوں اس وقت رات کے اس پہر میں یہاں کیا کر رہے ہو، اور پھر وہ اس کو شیری کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بچے کے باپ کے ساتھ اور ساتھ میں ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ اس طرح چکر چلا رہی ہو، تم بہت بے حیا اور بے غیرت عورت ہو۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور اسی طرح مزید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بانو اپنے بھائی کو بہت زیادہ تانے مارتی ہے، اور پھر وہاں پر اس کا بھائی اس کو بھی غصہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ بولتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے ہمارے لیے کیا تھا، میں بہت قابل تھا، لیکن مجھے کبھی بھی سرداری نہیں ملی۔ بانو جب اپنے بھائی کی یہ بات سنتی ہے تو پھر اسے اور غصہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر
साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबलंद की वालदा को उसे ये बताती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ुराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ुराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब सरबलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने के क्या मामला है और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भाग कर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ुराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ुराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर
बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई, उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबलंद की वालदा को उसे ये बताती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ुराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ुराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए। और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब सरबलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने के क्या मामला है और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भाग कर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ुराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है।
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بانو جب اندر جاتی ہے تو پھر کباڑ پڑا ہوتا ہے اور پھر وہ سائڈ پر دیکھتی ہے کہ ایک دروازہ ہے اور پھر وہ اس دروازے کے ساتھ جا کر کان لگا دیتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ضراب لالا اور وہ ملازمہ شیری ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح اس کا اسے یقین اٹھ جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ یہ بھی بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے پیچھے کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں اور میں آپ کے پیچھے جان دے بھی سکتی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ جس طرح آپ کے کہنے پر میں نے شیر دل لالا کو زہر بھی دیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بانو کی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے پیروں تلے زمین ہل جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ مزید باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر بانو دروازہ توڑتی ہے اور پھر وہ اندر چلی جاتی ہے اور پھر اس کو دیکھ کر وہ دونوں ہی بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ بانو آ کر سب سے پہلے ان دونوں کو یہ کہتی ہے کہ آپ دونوں اس وقت رات کے اس پہر میں یہاں کیا کر رہے ہو، اور پھر وہ اس کو شیری کو یہ کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بچے کے باپ کے ساتھ اور ساتھ میں ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ اس طرح چکر چلا رہی ہو، تم بہت بے حیا اور بے غیرت عورت ہو۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور اسی طرح مزید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بانو اپنے بھائی کو بہت زیادہ تانے مارتی ہے اور پھر وہاں پر اس کا بھائی اس کو بھی غصہ چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے ہمارے لیے کیا تھا، میں بہت قابل تھا لیکن مجھے کبھی بھی سرداری نہیں ملی۔ بانو جب اپنے بھائی کی یہ بات سنتی ہے تو پھر اسے اور غصہ چڑھ جاتا ہے اور پھر سائڈ پر جو زراب کی ایک بندوق پڑی ہوتی ہے وہ جا کر وہ اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ اسی کے اوپر تان دیتی ہے۔ اب وہاں پر وہ چھیننے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جب وہ چھیننے لگتا ہے تو پھر اس سے ٹریگر دب جاتا ہے اور گولی بانو کو لگ جاتی ہے اور پھر وہیں پر موقع پر بانو کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر زراب اس کی لاش کو لے کر کسی پہاڑوں میں چلے جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ بہت تیزی سے رو رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو دوسرا والا اس کا ایک ملازم تھا جو وہیں پر اسی وقت موجود تھا، وہ اسے کہتا ہے کہ اب آپ کا یہاں پر رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ یہاں پر مزید رہے تو پھر ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے گا یا پھر انہیں آپ پر شک ہو جائے گا کہ آپ نے ہی اس طرح کا کام کیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہیں پر واپس جا کر لیٹ جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے لیٹا ہوا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو شیری ہوتی ہے وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور پھر وہ سربلند کی والدہ کو اسے یہ بتاتی ہے کہ بانو بھی کہیں نہیں مل رہی۔ جب وہ یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر سربلند انہیں سمجھاتا ہے کہ ابھی آپ کا ٹینشن لینے کا بالکل بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بولتا ہے کہ اب بانو یہیں پر کہیں ہوگی، تم ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لو، اور پھر وہ اپنی والدہ کو اندر بھیج دیتا ہے اور پھر وہ خود کہیں اور چلے جاتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زراب کی بیوی وہاں پر آتی ہے اور پھر وہ یہ بولتی ہے کہ بانو کہیں نہیں مل رہی۔ زراب اس طرح دکھاوا کرتا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کا نہیں پتہ اور پھر وہ یہ بولتا ہے کہ وہ بی جان کی طرف گئی ہوگی، ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لینا تھا۔ تو پھر اس کی بیوی یہ بولتی ہے کہ نہیں، ہم نے ہر طرف دیکھ لیا ہے شیری نے اور میں نے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ تو پھر زراب اس طرح دکھاتا ہے کہ اسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس بات کو چھپانے کے لیے اور پھر وہ وہاں پر جا کر ملازموں کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اس کے اوپر نظر کیوں نہیں رکھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند وہاں پر آ کر اسے سمجھاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر غصہ نہ کریں اور پھر وہ ملازموں کو وہاں سے بھجوا دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے خود بات کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ان کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر شیری بھاگتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نوکرانیوں والی سائڈ پر جہاں پر ہم رہتی ہیں وہاں پر بانو بی بی کے کان کی بالی ملی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زراب سربلند کو اشارہ کرتا ہے اور پھر وہ دونوں سائڈ پر چلے جاتے ہیں دیکھنے کہ کیا معاملہ ہے اور پھر ادھر جا کر گارڈ سے تفتیش کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر اس قسط کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، زنجیر ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بانو اور سربلند کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بانو سربلند کو یہ کہتی ہے کہ اب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور شہر کے اندر جا کر آرام سکون سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو پھر سربلند اسے یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، ہم وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور میں ان ذمہ داریوں کو بھاگ کر سیدھا تم سے شادی کرنے کے بعد وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے دو، میں نے مدثر کے قاتل کا بھی پتہ لگوانا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی اسی طرح بحث چل رہی ہوتی ہے۔ تو پھر بانو کافی ناراض ہو جاتی ہے اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ اب میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی اور پھر وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
सरबलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की, तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ोराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ोराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ोराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर